फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बड़े कम हुए, बहुत सारे मिस्ट्री है, बहुत सारी ऐसी डेथ्स हुई हैं जिनके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन इतनी जवान मौत, इतनी यंग डेथ मिसाल कम मिलती है। सिर्फ 19 साल उम्र थी दिव्या भारती की जब उनकी मौत हुई। टोटल 2 साल का करियर। 1990 के आसपास वो फिल्मों में आई। शुरुआत साउथ की फिल्मों से की, तेलुगु फिल्में की, तमिल फिल्में की, और उसके बाद फिर वो मुंबई आती हैं और मुंबई में 1 साल में ही 10 फिल्में वो कर लेती हैं। और टोटल हिंदी जो फिल्में हैं वो 14 फिल्में थी उनकी, जिनमें से 3 फिल्में उनकी मौत के बाद रिलीज़ हुई, जिसमें वो 80% ज़्यादा काम कर चुकी थी। कई फिल्में ऐसी थी जिसमें वो काम कर रही थी और उस फिल्म को दोबारा बनाना पड़ा अलग अलग हीरोइन को लेकर। जैसे एक आंदोलन फिल्म थी, वो नाडियाड वाला की ही फिल्म थी और उस आंदोलन की शूटिंग हो चुकी थी लगभग 80%, लेकिन उसके बाद डेथ हो गई तो उस पूरी फिल्म को दोबारा बनाना पड़ा और दिव्या भारती की जगह फिर श्रीदेवी को उस फिल्म में काम मिला और श्रीदेवी ने उस आंदोलन फिल्म में एक्टिंग की। हालांकि ये भी एक इत्तेफाक देखिए कि दिव्या भारती जब हिंदी फिल्म में आई थी तो इस वजह से आई थी कि लोग उन्हें श्रीदेवी की कॉपी कहती थी। श्रीदेवी से बहुत शक्ल मिलती और श्रीदेवी तब एकदम उरूज पर थी, स्टारडम उनका एकदम चारों तरफ था। और ऐसे वक्त में दिव्या भारती आती हैं और श्रीदेवी की हमशक्ल लोग उन्हें कहते हैं और एक के बाद एक फिल्में करती हैं, जिसमें दीवाना जो शाहरुख खान और ऋषि कपूर के साथ फिल्म थी। इसके अलावा जो उनकी पहली फिल्म थी वो विश्वात्मा थी, जिसमें 7 समंदर पार एक गाना जो था वो बहुत पॉपुलर हुआ था। तो 2 साल में ही करीब 14 हिंदी फिल्में की, 6 उन्होंने साउथ इंडियन फिल्में की, तो कुल 20 फिल्मों का सफ़र, 3 साल का करियर। और इसी दौरान एक फिल्म थी शोला और शबनम, बहुत हिट फिल्म थी गोविंदा की, मैंने कई बार देखी, कॉमेडी फिल्म थी। उसके प्रोड्यूसर थे साजिद नाडियाड वाला। तो उस फिल्म की शूटिंग चल रही थी, जब प्रोड्यूसर थे वो, तो सेट पर आए थे गोविंदा से मिलने। गोविंदा ने उनको इंट्रोड्यूस कराया पहली बार दिव्या भारती से। दिव्या भारती से इंट्रोड्यूस कराया, उसके बाद कहते हैं कि साजिद नाडियाड वाला और दिव्या भारती में प्यार हो गया। और थोड़ी दिन के बाद फिर दिव्या भारती ने कहा कि हम शादी करेंगे, जबकि साजिद नाडियाड वाला की ऑलरेडी शादी एक हो चुकी थी। फिर भी साजिद नाडियाड वाला ने 92 के आखिर में, 1992 के आखिरी के या तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में दिव्या भारती से शादी की, इस्लामिक तरीके से की। काजी ने निकाह पढ़ाया और दिव्या भारती का जो नाम हो गया वो फिर सना नाडियाड वाला। लेकिन इस शादी को शुरुआत में छुपा के इसलिए रखा गया था क्योंकि साजिद नाडियाड वाला का कहना था कि दिव्या भारती की फिल्मों पे असर पड़ेगा और इससे फिल्म इंडस्ट्री में होता है अक्सर, ग्लैमर और इन सारे चक्करों में आप हीरोइन अपनी शादी या हीरो अपनी शादी को कई बार छुपा लेते हैं ताकि उनकी फिल्मों के बिजनेस पे असर ना पड़े। और दिव्या भारती एकदम नई थी, सिर्फ 19 साल उम्र थी, 2 साल फिल्मों का करियर था, 14 फिल्में उनके खाते में थी। तो और शोला शबनम की शूटिंग चल रही थी और वो नहीं चाहते थे कि इस फिल्म के रिलीज़ से पहले ये खुलासा हो। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। फिर ये तय हुआ था कि शादी के बाद बता देंगे दुनिया को कि ये शादी हो चुकी है। तो 93 में जब ये शादी हुई तब एक फ्लैट लेकर साजिद नाडियाड वाला ने दिया था दिव्या भारती को, जो वर्सोवा इलाके में था और ये 5वीं मंजिल पे था। और वहाँ दिव्या भारती रहती थी। कभी उनके भाई एक कुणाल भारती हैं वो आया करते थे, इनके माँ बाप अलग रहते थे और ये फ्लैट किसी और के नाम पे था। ये साजिद नाडियाड वाले के भी नाम पे नहीं था और दिव्या भारती के भी नाम पे नहीं था। तो वहाँ पे टेनेंट थी और वहीं रहती थी 5वीं फ्लोर पे। और वर्सोवा के जिस ये 5वीं मंजिल पे रहती थी वो तुलसी अपार्टमेंट था उस बिल्डिंग का नाम। तो तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पे दिव्या भारती एक 3 बेडरूम के फ्लैट में रहती थी। 5 अप्रैल 1993 की सुबह हैदराबाद में उनकी कुछ फिल्मों की, चूँकि एक साथ हिंदी और साउथ इंडियन दोनों फिल्में करती थी, तो हैदराबाद में उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। तो 5 अप्रैल की सुबह वो शूटिंग करके वापस दिन में मुंबई पहुंचती हैं, दोपहर बाद, 5 अप्रैल 1993 को। उसके बाद वो अपने घर जाती हैं तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पे। और उनके पैर में एक शूटिंग वूटिंग के दौरान चोट लग गई थी उनकी उंगलियों में, तो बैंडेज लगा हुआ था। इत्तेफाक से उसी दिन 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती चूँकि अब तक करीब 14 फिल्में कर चुकी थीं और काफ़ी पॉपुलर हो गई थी, फिल्मों लगातार उन्हें फिल्में मिल रही थी, तो पैसे भी काफ़ी आ गए थे। तो उन्होंने 4 बेडरूम का एक घर मुंबई में ही, एक फ्लैट उसी दिन डील किया और वो बहुत खुश थी। ये सारी
जब उनकी मौत की इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें ये सारी चीज़ें बाहर आई। तो वो रह रही थी जिस फ्लैट में किराए पे, उस जगह को छोड़ के एक 4 बेडरूम फ्लैट उन्होंने बाकायदा परचेज़ किया, ख़रीदा, और वहाँ पे वो उनको शिफ्ट होना था। और उसी दिन ये डील हुई। तो इनके भाई जो कुणाल थे वो उसको घर पे बुलाया, कुणाल को बधाई दी, और दिव्या भारती बेहद खुश, बेइंतहा खुश कि ये एक अपना घर होगा मुंबई जैसे शहर में, कभी सोचा नहीं था, और वहाँ हम अब रहेंगे। माँ बाप भी उनके खुश, सबको इन्फॉर्म किया। तो 5 अप्रैल की ये बात है। अब अगले दिन 6 अप्रैल को उन्हें शूट के सिलसिले में फिर मुंबई से बाहर जाना था, लेकिन एक तो पैर में थोड़ी सी चोट लगी हुई थी, दूसरा ये फ्लैट की खुशी खरीदने की। तो दिव्या भारती चाहती थी कि उसको एक दिन पोस्टपोन कर दें। तो उन्होंने उस फिल्म के प्रोड्यूसर से ये कहा भी कि एक दिन आगे अगर टाल दें आप, 6 अप्रैल की जगह 7 अप्रैल। तो प्रोड्यूसर भी शायद इस बात को मान गया था। अब दिव्या भारती 5 अप्रैल को मुंबई के अपने घर में रहती हैं। तभी उनके एक दोस्त हैं, फैशन डिज़ाइनर नीता लुल्ला। दिव्या भारती की सारी फिल्मों में ज़्यादातर जो उनके कॉस्ट्यूम हैं वही डिज़ाइन करती थी वही। तो इनके साथ ये प्रोफेशनल रिश्ते के साथ साथ उनकी दोस्ती भी गहरी हो गई। तो नीता लुल्ला का फ़ोन आता है। वो जो फिल्म थी, एक दो आगे जो साइन किया हुआ था, उसके लिए उनका जो कैरेक्टर था उस हिसाब से कुछ ड्रेस के बारे में बात करनी थी, और साथ में दोस्ती भी गहरी थी। और नीता लुल्ला के जो है हस्बैंड हैं वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर श्याम लुल्ला। तो वो लोग बैठ के बात करना चाहते थे। तो दिव्या भारती ने कहा आप घर आ जाइए। तो ये लोग शाम को करीब 9 बजे रात को नीता लुल्ला और डॉक्टर श्याम लुल्ला, उनके हस्बैंड, ये दिव्या भारती के घर तुलसी अपार्टमेंट के उस 5वीं मंजिल पे पहुंचते हैं। ये दोनों ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं, साथ में दिव्या भारती भी बैठी होती हैं। उसके बाद इनके घर में एक मेड थी दिव्या भारती की शुरू से ही, तो वो वहाँ पे थी। तो अब घर में टोटल 4 लोग थे। और इसके बाद जो कहानी अब शुरू होती है वो है कि वो अपना बिजनेस की सारी बातें हो रही थी, और साथ में ड्रिंक चल रहा था। एक ब्लैक लेवल की बोतल थी और एक वोदका था, जो मॉरिशियन ब्रांड का एक स्कॉच था, बल्कि वोदका नहीं। तो दिव्या भारती रम पी रही थी, और जो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, डॉक्टर श्याम लुल्ला और उनकी वाइफ, ये दोनों स्कॉच पी रहे थे और बातचीत चल रही थी, सब कुछ। इसके बाद इनकी मेड जो है वो किचन में थी तब, और मेड जो है वो अपना स्नैक्स बना रही थी, सब कुछ खाना वाना भी चल रहा था, मतलब जो ड्रिंक के साथ जनरली चलता है। तो घर के अंदर टोटल 4 लोग थे। अब ये ड्राइंग रूम में बैठकर ये तीनों ड्रिंक कर रहे हैं, दिव्या भारती और डॉक्टर श्याम लुल्ला और साथ में नीता लुल्ला। इसके बाद बीच बीच में दिव्या भारती अपनी मेड को भी आवाज़ देती, फिर उससे स्नैक्स मंगाती। करते करते रात के करीब 11 बज गए। 11 बजे जो कहते हैं कि तब तक बहुत ज़्यादा ड्रिंक ले ली थी इन लोगों ने, ख़ासतौर पे दिव्या भारती ने। उसका दिव्या भारती किचन में जाती है। किचन में इनकी जो मेड थी दिव्या भारती की, वो बचपन से दिव्या भारती के घर में रही। मतलब पहले माँ बाप के साथ थी, तो जब दिव्या भारती मुंबई फिल्मों में आई तो वो मेड यहाँ पर आ गई और वो साथ रहने लगी। तो एक तरह से वो बच्चे की तरह पाला था। और इस मेड की खास बात यह कि जब दिव्या भारती की मौत हो गई उसके ठीक 1 महीने के बाद उस मेड की भी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। तो दिव्या भारती किचन में जाती हैं, और उस पूरे बिल्डिंग में, जिस फ्लैट में ये रहती थी दिव्या भारती, उसमें सिर्फ एक किचन के पास ही एक विंडो था जिसमें ग्रिल नहीं लगा हुआ था लोहे का। बाकी आप मुंबई में अगर आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, तो वहाँ मुंबई की जितने भी फ्लैट्स हैं और ये है, वहाँ पे लोहे के ग्रिल जनरली खिड़कियों में होते हैं। फिर शीशे का ग्लास भी होता है। एक तो चारों तरफ समंदर और उसकी हवाएं, तो और फिर अगर वो आपने खुला छोड़ दिया है तो फिर एसी भी काम नहीं करता, ह्यूमिडिटी चक। तो किचन के पास जो विंडो था उसमें ग्रिल नहीं था लोहे का। तो दिव्या भारती वहाँ पे, चूँकि कई बार वो आवाज़ दे रही थी अपने मेट को, तो वो किचन में उठ के जाती हैं 11 बजे के करीब, और उस विंडो पे जो करीब 12 इंच चौड़ी थी, विंडो की जो दीवार थी वो करीब 12 इंच चौड़ी थी, तो विंडो के ऊपर जाकर ये
विंडो की खिड़की खोलते हैं, जो दरवाज़ा है, ग्रिल है नहीं, लकड़ी का जो भी है और शीशे का, और वो उस विंडो के ऊपर पीठ उनका बाहर की तरफ और फेस जो है वो किचन की तरफ है जिधर मेड है। तो वो इस तरीके से, जैसे मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ और ये घर का अंदरूनी हिस्सा और मेरे पीछे बाहर का हिस्सा है, तो मैं बाहर की तरफ नहीं देख रहा हूँ, मैं यूं ऐसे करके उस 12 इंच की जगह पे बैठने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बयान है अभी तक उस घर के। और उसके बाद जो पुलिस ने सारी इन्वेस्टिगेशन, तो कहते हैं कि इस तरीके से बैठने के चक्कर में अचानक दिव्या भारती का बैलेंस बिगड़ता है और वो पीछे की तरफ जाती हैं और 5वीं मंजिल से नीचे गिरती हैं। उस विंडो के नीचे जहाँ से दिव्या भारती नीचे गिरी, हमेशा वो पार्किंग की जगह है, वहाँ पे कई गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उस सोसाइटी की, तुलसी अपार्टमेंट में जो लोग रहते हैं, तो वो गाड़ियाँ नीचे खड़ी रहती है, मतलब अगर ऊपर से कोई गिरे तो गाड़ी पे ही गिरेगा, और जनरली गाड़ी वहाँ 24 घंटे किसी ना किसी खड़ी होती है। 5 अप्रैल 1993 को उस विंडो के नीचे उस पार्किंग स्लॉट में एक भी गाड़ी नहीं खड़ी थी और फर्श कंक्रीट का। तो दिव्या भारती सीधे फर्श पे गिरती हैं, उनके बैक पे और पूरा सर में चोट लगती है, उधर वो गिरती हैं, उधर मेड चीखती है। इधर जब दिव्या भारती किचन में बैठने की कोशिश कर रही थी और ये सारी चीज़ें, जब अपने दोनों गेस्ट को छोड़ के, नीता लुल्ला और श्याम लुल्ला को छोड़ के, जब वो वहाँ पे पहुँची विंडो पे और वहाँ से गिरी, इस पूरी चीज़ों में 3 मिनट का वक्त लगा था, टोटल 3 मिनट। इस दौरान नीता लुल्ला और उनके हस्बैंड जो हैं डॉक्टर श्याम लुल्ला, वो ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे और टीवी में ही खोए हुए थे, जो उनका स्टेटमेंट है। तो अच्छा, बीच में इससे पहले भी 1-2 बार दिव्या भारती उठ कर गई थी, कई बार वॉशरूम गई, किचन की तरफ गई, ये लोग भी कई, इन्होंने भी वॉशरूम का यूज़ किया, फिर वापस आके बैठते। तो उन्हें लगा कि ये भी एक चंक है, ये अभी गई हैं, ये फिर वापस आएंगी, और वो 3 मिनट का वक्फा था, 3 मिनट का पूरा वो था। लेकिन इस बार दिव्या भारती जाती हैं और विंडो के ऊपर बैठने की कोशिश करती हैं और गिर जाती हैं, और नीचे जो पार्किंग स्लॉट, उस दिन एक भी, अब इत्तेफाक कहें, साजिश कहें, या हैरान कर देने वाली चीज़ें कहें, कि एक भी गाड़ी पार्क नहीं थी। तो उसके बाद खैर दिव्या भारती जैसी गिरती हैं, मेड चिल्लाती है, दोनों मेहमानों को पता चलता है, ये सब नीचे भागते हैं, पड़ोसी नीचे आते हैं, फिर गार्ड आता है, और वहीं पे एक कूपर करके कोई शायद हॉस्पिटल था नियरेस्ट, तो वहाँ पे दिव्या भारती को गाड़ी में डाल के ले जाते हैं। तब तक दिव्या भारती की सांसें चल रही थी और वो जिंदा थी, लेकिन बुरी तरह लहूलुहान, खून बह रहा था सर से बहुत तेज़ी से, बट सांसें चल रही थी। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल ले जाया जाता, हॉस्पिटल में डॉक्टर चेक करते हैं तो पता चलता है कि उनकी मौत हो चुकी है। मतलब गिरने के बाद वो जिंदा थी, हॉस्पिटल जाने के बाद उनकी डेथ हो चुकी थी। तो इस पूरे मामले की इसके बाद जब होती है, तो जाहिर सी बात है, दिव्या भारती जैसी एक्ट्रेस, मौत की खबर आग की तरह फैलती है। अब इस पूरे मामले की जो जांच सौंपी जाती है, चूंकि ये वर्सोवा पुलिस स्टेशन के तहत ये जो जुरिस्डिक्शन था, जो तुलसी अपार्टमेंट जो घर था, वो मामला वहाँ का था, तो वर्सोवा पुलिस स्टेशन इसकी जांच करती है। इंस्पेक्टर जाधव थे, जे जी जाधव, जिसके आईओ थे, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। अब उसमें यह था कि घर के अंदर सिर्फ 4 लोग थे, दिव्या भारती, उनकी मेड नीता लुल्ला और उनके हस्बैंड श्याम लुल्ला। दिव्या भारती गिर के उनकी मौत हो चुकी है, अब बचते हैं 3। तो इन्वेस्टिगेशन यहीं से शुरू होती है, इन लोगों से बातचीत की जाती है, तो वो यही कहानी दोनों बयान देते हैं, हस्बैंड वाइफ भी और मेड भी, जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वो आते हैं, ड्रिंक करते हैं, वो किचन में आती है, फिर विंडो कूपर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर त्रिपाठी, तो उन्होंने जो अपनी शुरुआती रिपोर्ट दी थी वो ये था कि ये अननेचुरल कॉजेज़ हैं, अननेचुरल तरीके से डेथ हुई। तो अब अननेचुरल अगर मेडिकल टर्म में आप जाएंगे तो उसमें यह कि आप नेचुरल तरीके से, मतलब आदमी यूं ही मर गया, सोए सोए मर गया, कोई बीमारी है, सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे चूँकि गिरने से हुई, तो इतना कह कर उन्होंने छोड़ दिया। तो हालांकि उस वक्त इसको लेकर बड़ा वो हुआ था कि अननेचुरल के बहुत सारे मायने लोगों ने अलग अलग निकाले, लेकिन ये चूँकि एक एक्सीडेंट के तहत हुआ था, अब गिरने से हुआ क्या था ये किसी को पता नहीं। तो जो लिखा गया था, वो जो डॉक्टर त्रिपाठी ने अपनी रिपोर्ट दी थी, उसमें अननेचुरल लिखा था। उसके बाद सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद 2-3 चीज़ें आती हैं। अब पहली चीज़ ये थी, जो पूरी सीन
जिस तरीके का बयान था, चाहे वो मेट का हो या फिर गेस्ट का हो, कि दिव्या भारती विंडो पे बैठने की कोशिश कर रही थी, उन्होंने ड्रिंक ज़्यादा कर रखी थी, नशे की वजह से वो बैलेंस नहीं बना रखी हैं और वो 12 इंच की जो मोटी दीवार थी विंडो की, वो उसके ऊपर ठीक से बैठ नहीं पाई और बैलेंस बिगड़ गया और वो पीछे की तरफ गिर गई, क्योंकि उनका मुंह आगे की तरफ था और वो बिना देखे हुए पीछे की तरफ बैठने की कोशिश कर रही थी विंडो पे। तो इससे क्लियर हुआ कि ये जो है ये एक्सीडेंट है। लेकिन अब जांच होती है तो फिर कई चीज़ें एक साथ आती है। एक ये होता है, ये सुसाइड भी हो सकता है, और ये उनके घर वालों ने, मतलब अलग अलग जब थ्योरी चीज़ें आई तब पुलिस ने सुसाइड के एंगल से जांच किया। तो सुसाइड क्यों, कोई वजह तो हो। थोड़े दिन पहले शादी की है, फिल्मी करियर अच्छा चल रहा है, उसी दिन दिव्या भारती ने एक 4 बेडरूम का मुंबई में फ्लैट खरीदा है, इसका मतलब है वो खुश है। तो ऐसी कोई वजह नहीं है जिसकी वजह से सुसाइड करे। लेकिन फिर अंदर से खबर आती है। खबर ये थी कि उस वक्त साजिद नाडियाडवाला अंडरवर्ल्ड के साथ कुछ लिंक को लेकर कुछ ऐसे खबरें आ रही थी कि लिंक है, और वो पैसे वैसे की बातें हो रही थी कि फिल्म में ये लगाना वगाना। उसको लेके कहते हैं कि ये बहुत परेशान थी दिव्या भारती। दूसरा, साजिद नाडियाडवाले की जो माँ थी, उनके साथ दिव्या भारती के रिश्ते अच्छे नहीं थे। उन शादी के करीब, जब उनकी डेथ हुई उससे पहले करीब 8 महीने पहले शादी हुई थी। तो दिव्या भारती के घर वालों का कहना था कि माँ के साथ साजिद नाडियाडवाला के कभी अच्छे रिश्ते नहीं रहे और वो उस रिश्तों को लेके बहुत परेशान थी कि आगे क्या होगा। तो दो चीज़ें, एक अंडरवर्ल्ड के साथ रिलेशन को लेकर एक डाउट और वो परेशानी, और दूसरा माँ के साथ रिश्ते, और तीसरी इन्हीं से जोड़ के कि इसकी वजह से उनके अपने घरेलू जो रिश्ते थे, एक साजिद नाडियाडवाला और दिव्या भारती के बीच, हस्बैंड वाइफ के, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। और सिर्फ 19 साल की उम्र, तो ये सारी चीज़ें शायद दिव्या भारती ने से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो दूसरी थ्योरी आई कि ये इसलिए सुसाइड भी कर सकती है। लेकिन ये कहानियाँ इसमें सारी थी, इस्टेब्लिश कभी नहीं हुआ। जैसे एक्सीडेंट की सारी कहानियाँ थी, पुख्ता सबूत इस्टेब्लिश कभी नहीं हुआ। अब एक तीसरी थ्योरी आई कि ना ये सुसाइड है, ना ये एक्सीडेंट है, ये मर्डर है। अब मर्डर क्यों है? तो 2-3 चीज़ें उसमें। पहले, जो मैंने अभी आपको कहा कि जिस दिन मौत हुई उसी दिन 4 बेडरूम का फ्लैट खरीदा है, तो इसका मतलब है दिव्या भारती खुश थी। और अगर सुसाइड करना होता तो वो उस दिन वो डील ना करती, क्योंकि जिसे ये पता है कि मुझे मरना है, इतनी देर के बाद मरना है, फिर वो दुनियावी ये सारी चीज़ों में नहीं पड़ेंगे। दूसरा कि मर्डर क्यों, तो उसमें ये था कि जो स्टोरी प्लांट हुई उस वक्त सारी, जो आई मीडिया में सारी चीज़ें, जो जिसके ऊपर ख़ासतौर पे मैं सिर्फ अफवाहों की बात नहीं करूँगा, बाकायदा पुलिस ने इन एंगल से इस पहलुओं की जांच की। तो पुलिस ने सुसाइड के एंगल से जांच की, पुलिस ने एक्सीडेंट के एंगल से जांच की, फिर पुलिस ने मर्डर के पहलू से जांच की। और मर्डर के पहलू को क्या सामने रखा कि क्या साजिद नाडियाडवाला का अंडरवर्ल्ड के साथ कोई कनेक्शन था, है क्या? अंडरवर्ल्ड ने, चूँकि दिव्या भारती बहुत तेज़ी से ऊपर उठ रही थी और फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का कितना दखल होता है ये आप सब जानते हैं, तो फिल्मों में काम करने के लिए इस तरीके से या साजिद नाडियाडवाले के थ्रू फोर्स किया और दिव्या भारती ने मना किया। तीसरा, क्या इस शादी के बाद साजिद नाडियाडवाले पे फैमिली की तरफ से इतना फोर्स आया, उनकी पहली बीवी और माँ की तरफ से, और कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसका असर पड़ा। चौथा, क्या 2 साल के अंदर 14 हिंदी फिल्में करने के दौरान दिव्या भारती के किसी और हीरो के साथ इस तरह के कोई अफेयर, रिलेशन की बातें आई जो साजिद नाडियाडवाले को बाद में पता चला और वो गुस्सा हुए? तो इन सारे पहलुओं को पुलिस ने रख के सामने जांच शुरू की, और चूँकि मीडिया में लगातार खबरें आ रही थी तो किसी भी पहलू को वो छोड़ना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने सारे पहलू को जांच की। इसके अलावा जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आई सामने वो ये कि जिस फ्लैट में तुलसी अपार्टमेंट के दिव्या भारती की मौत हुई थी, जिस विंडो से गिर के मौत हुई थी, उस विंडो में एक ऑटो स्टॉपर था। आप कई बार देखते होंगे कई जगहों पे, जैसे आप विंडो को आप खोलें और धक्का दें तो वापस अपने आप बंद हो जाता है। तो जब पुलिस ने जांच की और वहाँ मेड से और सब लोगों से पूछा तो पता चला कि हाँ, इसमें भी वो था, ऑटो स्टॉपर लगा हुआ था कि आप एक बार ऐसे खोलते हैं, उसके बाद वो अपने आप मारता है और फिर बंद हो जाता है।
उस दिन वो ऑटो स्टॉपर नहीं लगा हुआ था, वो गायब था। अब ये इत्तेफाकन था या जानबूझ के था, ये कभी भी प्रूफ नहीं हो पाया। पुलिस ने लेकिन इस पहलू को भी सामने रखा था, क्योंकि अगर मान लीजिए कि उस विंडो पे बैठना और दिव्या भारती को ये पता है कि मैं ऐसे धक्का दूंगी और ये विंडो फिर मुझे वापस करेगा, तो मैं उधर की तरफ नहीं जाऊंगी, मैं अंदर की तरफ ही आऊंगी। और शायद वो पहले ऐसा कर चुकी हूँ। लेकिन अगर उस स्टॉपर का कोई स्क्रू या जो भी उसका वो है वो हटा दिया गया, तो वो बिल्कुल ही फ्री हो गया। और आपने यूं किया, क्योंकि अगर मुझे ये है कि ये थोड़ा सा फोर्स लगाने से पीछे जाएगा, तो मैं उसी हिसाब से बैठूंगा। और मुझे ये पता है कि नहीं, इसके बैठते ये सीधे जाएगा, तो फिर मैं ज़्यादा एहतियात से बैठ। तो ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा था, इसको प्रूफ की जांच की गई, लेकिन वो भी नहीं हुआ। इसने कुल मिलाकर एक्सीडेंट, सुसाइड और मर्डर तीनों पहलू से मामले की जांच की। 5 अप्रैल को ये रात करीब 11 बजे का वाकया, डेथ हुई थी। 7 अप्रैल को सारी फॉर्मेलिटीज़ के बाद दिव्या भारती की बॉडी सौंपी गई घर वालों को। हालांकि दिव्या भारती की शादी हो चुकी थी और उनका नया नाम सना नाडियाडवाला था, लेकिन उसके बावजूद फिर जो सारे उस वक्त सवाल उठे, नाडियाडवाला शक के घेरे में सबसे आगे। तो 7 अप्रैल को ही फिर दिव्या भारती की अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। उसके बाद पुलिस जांच करती है। 93 से लेकर 98 तक 5 साल तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है पूरे मामले की, हर पहलू से। सैकड़ों लोगों को खंगाला जाता है। दिव्या भारती के जितने को स्टार थे उन सब से पूछताछ की जाती है, हर एक से बात होती है। जो डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया उससे बात होती है। पोस्टमार्टम में ये निकला था कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल पाया गया था दिव्या भारती के विसरा से, जो रिपोर्ट आई थी कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल की मात्रा थी। डॉक्टर की रिपोर्ट और ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो 1998 तक पुलिस इस मामले की जांच करती है। फिर डॉक्टर लास्ट में अपनी जो एक रिपोर्ट देते हैं वो ये है कि बेहद नशे की वजह से दिव्या भारती गिरी या गिराई गई, ये साबित करना बड़ा मुश्किल काम है। विटनेस और कोई ऐसा मिला नहीं, कोई ऑरल या इस तरह के रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले नहीं जो कि इस पर रोशनी डाल सकें। तो पुलिस ने जब हर पहलू से जांच कर ली, फिर जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो सामने आई, तो उसमें भी मौत से पहले कोई इंजरी मार्क और उस तरह की कोई चीज़ें नहीं थी। मौत ऊंचाई से गिरने की वजह से हुई, एक्सेस ब्लड की वजह से हुई, सर में गहरी चोट की वजह से हुई, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी। तो कुल मिला के पुलिस ने जो लास्ट में अपनी रिपोर्ट दी वो यही दी, फाइनल रिपोर्ट 1998 में, कि दिव्या भारती की मौत एक्सीडेंटल डेथ है, यानी वो गिरने से हुई और एक्सीडेंट की वजह से गिरने से हुई। मतलब ये कि वो अपने आप को बैलेंस नहीं बना सकी उस विंडो पे, और एक तो शराब पी हुई थी, तो नशे में थी, और इस वजह से वो होश खो बैठी और बैलेंस नहीं होने की वजह से वो नीचे गिरी और उनकी डेथ हो गई। ये आखिरी में करके कि दिव्या भारती की मौत न सुसाइड है, न मर्डर है, न किसी साजिश का नतीजा है, बल्कि एक एक्सीडेंट डेथ है कहकर पुलिस ने 1998 दिव्या भारती की मौत के ठीक 5 साल के बाद इसकी क्लोज कर। आज भी इसका स्टेटस ये कि ये क्लोज है, ये अपने किसी अंजाम नहीं पहुंचा है। हालांकि पुलिस की ये है कि एक्सीडेंटल डेथ है, लेकिन पुलिस ने कहा कि अगर कभी भी हमें कोई नया सुराग मिलता है तो हम ज़रूर इसको करेंगे। लेकिन वो दिन आज 25 साल हो गए। 93 में मौत हुई थी, 25 साल मौत को हो गए, और 98 में केस क्लोज़ किया गया, मतलब 20 साल केस क्लोज़ किए हुए हो गए। आज तक ये केस का स्टेटस वही है, और जो सवाल है वो भी यही है कि क्या दिव्या भारती की मौत एक हादसा, खुदकुशी या कत्ल? इसका जवाब किसी के पास नहीं। और उस घर में जो 3 लोग थे विटनेस, जो मेड थी, दिव्या भारती की मौत के ठीक 1 महीने के बाद उनकी भी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। और जो डिज़ाइनर नीता लुल्ला और उनके हस्बैंड डॉक्टर संजय लुल्ला, उनका ये कहना था कि चूँकि वो बेडरूम में, वो ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे, उस वक्त वो ड्रिंक कर रहे थे और वो किचन में थी, तो इसलिए आखिरी के 3 मिनट में क्या हुआ वो उन्होंने नहीं देखा। लेकिन उनके हिसाब से जब वो बातचीत कर रहे थे तो दिव्या भारती कहीं से भी ऐसी नहीं लग रही थी कि वो डिप्रेशन में है या कुछ और है।
तो सारे बयान दर्ज हुए थे, इवन साजिद नडियाडवाला के बयान दर्ज हुए, बहुत दिन तक वो रडार पे रहे, लेकिन आखिरी में पुलिस ने केस क्लोज करके हर एक को इसमें क्लीन चिट दे दी और यही माना कि ये मौत एक एक्सीडेंटल डेथ है। तो आप में से बहुत सारे लोगों की ये फरमाइश थी दिव्या भारती की कहानी। तो ये थी पूरी कहानी कि एक घर के अंदर, इसमें कई चीज़ें मिलती, जैसे आरुषि में भी एक घर के अंदर 4 लोग थे, हालांकि उसमें 2 मौत हो गई, 2 जिंदा बचे थे। इस घर में भी 4 लोग थे, लेकिन इसमें से एक दिव्या भारती की मौत हुई, 3 वहाँ थे, एक मेड तो बिल्कुल वहीं पर थी। लेकिन उसके बावजूद अगर ये सारी सच्चाई है तो क्यों नहीं लोग यकीन करते हैं, ये अभी तक एक रहस्य बना हुआ है कि हाँ वाकई दिव्या भारती इस तरीके से इनकी मौत हो सकती है। लेकिन ये सवाल आज भी है। और दिव्या भारती ने उसके बाद कुछ जो फिल्में अधूरी रह गई थी, बाद में अलग अलग हीरोइनों ने की, जैसे मैंने आपको बताया आंदोलन श्रीदेवी ने उनकी फिल्म पूरी की थी। तो 1991 से 93 के बीच में कुल जो है 14 हिंदी फिल्में उन्होंने की, जिसमें से 1992 में अकेले 10 फिल्में रिलीज़ हो गई थी हिंदी, ये भी अपने आप में कमाल है। और बाकी के 6 साउथ इंडियन फिल्में थी। एक उभरती हुई बहुत, और 16 साल की उम्र में उन्होंने साउथ इंडियन फिल्मों में काम किया, 17 साल की उम्र में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आई, 18 साल की उम्र में उन्होंने साजिद नाडियाडवाले से शादी की और 19वें साल में उनकी मौत हो गई। मतलब अजीब, अफसोसनाक, एक उभरती हुई बहुत अदाकारा, ऐसी एक्ट्रेस जिसको लोग बहुत पसंद करते थे, उसका एक अफसोसनाक अंत हुआ था। तो अब आपको लगता है अगर इसमें कुछ सवाल हैं तो आप ज़रूर पूछ लीजिए, मैं जितनी जानकारी आपको जवाब दूंगा। और पर ये जितनी चीज़ें थी, ये केस फाइल से और पुलिस के रिकॉर्ड से, जो मुझे लगा कि जितना मैं सच, क्योंकि इसमें गॉसिप और भी बहुत सारी है, बट जिसका सिर पैर नहीं है, जिसके तथ्य मेरे पास नहीं है, वो शेयर करना बेकार की बात है। जी सर, एक दर्शन शिवाले हैं, हाँ, वो बोलते हैं कि सर क्या हमारी जांच प्रक्रिया इतनी सक्षम नहीं है कि इतना टाइम होने के बाद भी हम कोई ठोस निर्णय ना दे सकें? नहीं, जांच प्रक्रिया की बात नहीं करेंगे कि हम इतनी सक्षम नहीं है। कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कोई क्लू या कुछ नहीं मिलता। या फिर यहाँ पे मैं एक इसको पलट के, किन्होंने सवाल किया था? सर ये दीपेंद्र जी। तो कई बार ऐसा भी होता है कि चलिए मैं 1% को आपको मान लीजिए सर कि ये पुलिस ने जो लास्ट में कहा एक्सीडेंटल डेथ है, हकीकत यही हो, तो कई बार क्या होता है कि कुछ सच्चाई को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं और हमें लगता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे आरुषि का केस ले लीजिए, उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हमेशा कहते हैं नहीं ये गलत है, ये नहीं। तो यहाँ पे अगर आप एक मिनट के लिए, आप थोड़ी देर के लिए मान के चलिए कि चलिए दिव्या भारती खिड़की पे बैठ रही थी, नशे में थी, लड़खड़ा गई, गिर गई, डेथ हो गई, बट इस सच को हम में से बहुत लोग नहीं मानना चाहता है, मानता भी नहीं है। तो यहाँ पे फिर हम इन्वेस्टिगेशन का क्या करें? सर डॉक्टर ईशान भारद्वाज वो बोल रहे हैं कि सर गुड इवनिंग सर, और प्लीज डू टेल दैट कैन इट पॉसिबल दैट विद इन द मनी पावर द इन्वेस्टिगेशन एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द केस मतलब मैनिपुलेटेड, पैसों की वजह से क्या इस केस में कुछ मैनिपुलेशन करी गई है? डॉक्टर ईशान भारद्वाज साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद अच्छे होंगे। आपकी पूरी टीम को मेरा नमस्कार, अच्छा लगा आपका सवाल सुनकर। देखिए, फिर मैंने वही कहा कि जब केस क्लोज है, मोटिव पता नहीं चल रहा है, तो अब ये सारी हम धारणाएं और तमाम चीज़ें बोल सकते हैं। इसमें पैसा भी हो सकता है, इसमें अंडरवर्ल्ड भी हो सकता है, इसमें पर्सनल रिश्ते भी हो सकते हैं, बट किस बिहाफ पे कहें? क्योंकि जो केस जहाँ पे आकर ठहर गया 1998 में, उसके बाद से इसमें कुछ नया नहीं है, तो हमारी सोच कहीं भी जा सकती है। लेकिन मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं सिर्फ अफवाहों पे या ख़यालों पे उस पर बात ना करूं, फैक्ट्स हों तो मैं ज़रूर बताऊं कि हाँ ये हो सकता है। सर मुरली है, मुरली कांटवाल, वो बोल रहे हैं गवाहों के बयान पर यकीन क्यों नहीं किया जा रहा इस केस में, इतने कयास क्यों लगाए जा रहे? मुरली जी, इसमें गवाहों के बयान पे यकीन क्यों नहीं किया जा रहा है, ये भी आपका सवाल है। जो मैंने फिर वही कहा कि अभी जो मैंने कहा कि अगर मान लीजिए मेड कह रही कि हाँ वो लड़खड़ाते हुए गिरी, लेकिन यहाँ पे मेड ने भी जो एक बयान दिया था वो थोड़े से पुख्ता नहीं थे, क्योंकि मेड उस वक्त स्नैक्स बना रही थी किचन में और उसी किचन के पास खिड़की पे दिव्या भारती थी, तो एग्जैक्ट वो गिरने का जो पल था वो उसने नहीं देखा था लाइव। तो फिर उसने जो भी बताया वहाँ से वहाँ तक आने का, खिड़की तक पहुँचने का, उसने तो सारी चीज़ें बताई, लेकिन वो नहीं बताया था कुछ। तो इस वजह से भी इसमें कन्फ्यूज़न रही। अब
इसमें बहुत सारे मेरे पास आज मुझे किसी ने फ़ोन दे दिया कि आप देखें भीम दाग साहब, प्रिया राजवंश की। मैं भीम साहब आपको बताऊं, ऐसे बहुत सारी लंबी लाइनें हैं फिल्म इंडस्ट्री में जो मिस्ट्री है, मर्डर और मौत। मैं बारी बारी आपको सबकी कहानी सुनाऊंगा, चाहे वो सिल्क स्मिता हो, आपने जैसे अभी प्रिया राजवंश की बताई, जिया खान हैं, लैला खान हैं, प्रत्यूषा बनर्जी जो फिल्म एक्टर टीवी एक्ट्रेस हैं, तो मैं आपको सबका सुनाऊंगा। आलोक कुमार साहू साहब हैं, आलोक कुमार साहू साहब लीजिए, आपका नाम ले लिया, आप कह रहे हैं नाम नहीं लेते, लेकिन आप सवाल भेजा कीजिए। राजा हैं, महारानी हैं, वाह, एक राजा एक महारानी। पीयूष भंबू साहब हैं, योगेश पुजारी हैं, अंकुर शुक्ला हैं, दूध वाली विपिन है, बहुत अच्छा नाम है, सही मैं पढ़ रहा हूँ तो जी, दूध वाली VPN, ओके। अंकुर शुक्ला हैं, दर्शन शिवाले हैं, ये आपका सवाल भी लिया था अभी। हरप्रीत सिंह हैं, प्रशांत त्रिपाठी हैं, आलोक कुमार हैं, पीयूष भांबू हैं, अभिषेक शर्मा हैं, देन नेत्र गुलेरिया हैं, पवन हैं, योगेश, मोहित भट्ट, इसके अलावा सांख्या मेंतल, देन विपिन लखेड़ा, पूजा अग्रवाल, कल्पना बहल, अमित कुमार, बातिश विश्वास, व्हाट्सएप चैट भी एक नाम से है कुछ, समीर पांडा, संदीप कुमार, योगेश पुजारी, ललित कुमार, अभिषेक शर्मा, रोमेश कुमार, सलमान दलवी, रॉक स्टार, प्रवीण राज, हिमांशु जोशी, नवीन बलोदा, शिवांगी श्रीवास्तव, डॉक्टर ईशान भारद्वाज, अभी बात हुई आपसे, अंकुर है, आलोक यादव हैं, बहुत सारे आप लोग हैं। और जाहिर सी बात है, मैं सबका जब जब मौका मिलेगा नाम लूँगा। मैं कुछ सवाल भी देख लेता हूँ। एक कॉमन सवाल अगर इस सारी चीज़ों में हो, अमित सिंह, जयराम नायक, सचिन कुमार, अंकुर हंडू, तनवीर शेख, अभिषेक जंगीद, सागर, धर्मवीर गुप्ता, रामा विश्वास भाटी, अखिलेश कुमार, आयुष्मान द्विवेदी, यादव हरीश, अनीश सिंह, रमेश कुमार, नवनीत कुमार, संदीप पटेल, विनय करदे, विकास त्रिपाठी, संदीप यादव, MK फिल्म्स, हेयर एक्सप्रेस, आयुष्मान द्विवेदी, सागर, गौरव शर्मा, अक्षय मनास, श्रेया शर्मा, रुपीन मलिक, अनिल शर्मा, आदर्श सिंह, अमित गोयल, विजय उतेतकर, अंकुर हांडू, मंगेश देशमुख, हिमांशु जोशी, नरेंद्र ढाका, विजय उत्रेकर, सुमित कुमार ठाकुर, सलमान दलवी, ये सारे आप लोगों के हैं। और कुछ सवाल ऐसे हैं कि जो कॉमन मैं अगर देख पाऊँ, ज़्यादातर आप लोग हाय 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 कर रहे हैं, मतलब वो वाला हाय नहीं, हाय आप भेज रहे हैं। सर एक हिरेन जी का इसमें सवाल आया हाँ कि सर जो मेड थी, हाँ, क्या उसकी मौत दिव्या भारती की मौत के 1 महीने बाद हो गई? एक ये भी है कि आसाराम की भी कहानी सुनाया। मैंने कहा था कि मैं सारे बाबाओं की कहानी सुनाऊंगा। एक है कि इसमें विदेशी ताकतों का हाथ हो सकता है, अनिल शर्मा का। अब अगर अंडरवर्ल्ड है तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं कह नहीं सकता हूँ। धर्मवीर गुप्ता है, इन्होंने कहा सर आज सब्सक्राइब किया है, मेरा नाम लीजिए। धर्मवीर साहब बहुत बहुत नमस्कार, अच्छे रहिए और इसी तरह से बस आप देखते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए चलेगा, बस आप लोगों का प्यार मिलता रहे, यही काफ़ी है। लेकिन आपने किया, बहुत बहुत शुक्रिया। राजा आर्यन साहब, धनंजय फांसी केस 2002, गुजरात राइट, थोड़ा डिटेल में बताइए किसी दिन। एक्चुअली मैंने एक दिन 3 फांसी की कहानी एक साथ सुनाई थी, मुझे नहीं मालूम आप लोगों से एक साथ कितने सुनी। एक धनंजय की थी, एक अफजल गुरु की थी और एक याकूब मेमन की थी। अगर आप लोगों को लगता है कि अलग अलग सुनानी चाहिए तो मैं ज़रूर किसी दिन आपको सुनाऊंगा। 2017 में उड्डयन मर्डर केस हुआ था भोपाल में, एक एपिसोड। अभिनव कहरे कह रहे हैं ठीक है, कोशिश करता हूँ साहब। एक नीलकंठ कहते हैं क्या श्रीदेवी का रोल इसमें? बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें कभी आई नहीं। एक दर्शन शिवालय कह रहे हैं कि क्या सर हम भी श्रीदेवी और दिव्या भारती की मौत एक जैसा ही समझें? दर्शन साहब ने यहाँ पे एक मुझे नई दिशा दे दी है। बहुत अच्छा दर्शन साहब, थैंक यू। कई बार हम लोग भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट भूल जाते हैं।
हाँ, इसीलिए मैं आपको थैंक्स बोल रहा हूँ। 1% को मान लीजिए कि दिव्या भारती की मौत एक्सीडेंट है, वो विंडो पे गई, नशे में थी और नीचे गिर के मौत हो गई। बात 1993 की है। दिव्या भारती फिल्मों में इसलिए आई और इसलिए उनको लोगों ने पसंद किया क्योंकि उनके अंदर श्रीदेवी की झलक दिखा करती थी। 2018 आता है, 25 साल बाद। श्रीदेवी की मौत 18 में ही हुई ना। 25 साल हो गए श्रीदेवी की मौत, वो दिव्या भारती की मौत हुई। 25 साल बाद श्रीदेवी की मौत दुबई के 5 सितारा होटल में, स्वीट में, उसके बाथरूम में, बाथ टब के अंदर होती है। रिपोर्ट जो आती है वो ये कहती है कि वो अनकॉशियस थी और उनके बॉडी से अल्कोहल मिला था। अब देखिए, मैं कुछ नहीं कहने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। दोनों हम शक्ल, दोनों की शक्ल एक दूसरे से मिलती हुई श्रीदेवी के नाम पे दिव्या भारती फिल्म इंडस्ट्री में आती हैं, छा जाती हैं, और उनका करियर कम था, श्रीदेवी का बहुत लंबा था। जिस दिन मौत हुई, अल्कोहल दिव्या भारती की से भी मिला और दिव्या भारती एक एक्सीडेंटल डेथ हुई। 25 साल बाद उनकी आइडियल श्रीदेवी की मौत होती है, वो भी जो है अल्कोहल मिलता है और वो भी एक्सीडेंटल डेथ, यहाँ गिरने से, यहाँ बाथटब में डूबने से। मतलब इसको क्या कहूँ, क्या इत्तेफाक करूँ। इसलिए मैंने थैंक्स बोला जिन्होंने भी इस सवाल को मुझसे पूछा था। मेरे जहन में ही नहीं था कि मैं इसको जोड़ सकूँ और मैं बता सकूँ, लेकिन आपने अच्छा किया। मैं सिर्फ इत्तेफाक बता रहा हूँ कि दिव्या भारती 25 साल पहले जिस हालात में जिनकी मौत हुई, 25 साल बाद थोड़ा सा सिर्फ मैं वो बदल दूँ कि एक की ऊंचाई से गिरने से होती है, दूसरी की डूबने से होती है। वहाँ पे भी अल्कोहल था, यहाँ पे भी अल्कोहल था। वहाँ भी एक्सीडेंटल डेथ कहकर 1998 में दिव्या भारती के केस को क्लोज कर दिया गया। 25 साल बाद 2018 में श्रीदेवी के केस को भी एक्सीडेंटल डेथ कहा गया। दुबई अथॉरिटी ने यही लिखा है उनकी डेथ सर्टिफिकेट पे कि दिस इज एक्सीडेंटल डेथ। ऐसा इत्तेफाक मैंने नहीं देखा कि 2 जिनकी शक्लें एक दूसरे की वजह से जानी जाती हैं, दोनों की मौत ऐसी संदिग्ध, दोनों की वजह ऐसी संदिग्ध और दोनों के आखिरी पल ऐसे संदिग्ध। आगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मैं आपसे कह सकता हूँ कि अभी जो और भी सवाल आए थे कि ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनकी मौत एक रहस्य है। कम से कम मुझे याद है कि दर्जन भर तो मैंने ऐसे ही एपिसोड बना रखे हैं अलग अलग जुर्म में और वारदात में। तो वो सारी मैं आपको एक एक करके जब जब मौका मिलेगा मैं ज़रूर उसकी इनसाइड स्टोरी और वो कैसे क्या हुई ये मैं आपको बताऊंगा और सुनाऊंगा। फ़िलहाल आप लोगों से तमाम बातें की और मुझे मालूम नहीं मैंने जो भी सुनाया आप उससे कितने संतुष्ट हुए, आपको अच्छा लगा बुरा लगा, जो भी है अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मेल आईडी वही है crimetakofficial@gmail.com, जो मेरा है shams.khan@aajtak.com, इन दोनों पे आप भेजिएगा। रात 11 बजे आपसे मुलाकात होगी। अगर आप लोगों के पास वक्त हो तो वारदात में आज तक पे मैं लेकर आ रहा हूँ पाकिस्तान में किस तरीके से पाकिस्तान को कर्ज से उबारने के लिए, वहाँ की गरीबी से उबारने के लिए इमरान खान बहुत सारे नए कदम उठा रहे हैं, जिसमें से एक है सेल का। गाड़ियाँ बेच रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो कीमती चीज़ें हैं वो नीलाम कर रहे हैं। जो अलग अलग बंगले हैं उनको रिजॉर्ट में तब्दील करके उससे पैसे कमाने की कोशिश हो रही है। 6 हेलीकॉप्टर पीएम के काफ़िले में था, उसमें से एक को छोड़ के बाकी सबको बेच रहे हैं। इवन इमरान खान से पहले जब नवाज़ शरीफ पीएम थे और वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जिसमें रहते थे, वहाँ नवाज़ शरीफ की फेवरेट 6 भैंसें थीं जो वहाँ रहती थीं। अब नवाज़ शरीफ तो हैं नहीं, उनकी हालांकि अभी हाल में वाइफ की डेथ हो गई और वो जेल में हैं। तो अब इमरान खान ने उन 6 भैंसों को भी नीलाम करने का फ़ैसला किया और जो पैसे आएंगे वो ख़जाने में जाएगा। तो ये जो पूरी कहानी है, क्यों कैसे पाकिस्तान की ये हालत और क्या इन सारे जो सेल कर रहे हैं, एक तरह से सेल शब्द ही यूज़ करेंगे, उसका कुछ फ़ायदा होगा, ये आपको 11 बजे वारदात में देखने को मिलेगा आज तक पे। तो आपको मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा। कल रात 9 बजे एक नई कहानी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा, आपको बताऊंगा। तुम कुछ कह रहे हो सर? कई लोग कह रहे थे कि जो आपने माफ़ी मांगी है, सर लोग मजाक है, फैमिली में तो मजाक चलते रहते हैं। अच्छा, मुझे अभी दीपक आके कह रहे हैं कई लोगों ने, मैंने माफ़ी, देखिए अब मेरा हक है मैं कुछ भी बोलूँ। शुरू में मैंने कुछ सवाल थे तो इसलिए मुझे लगा कि ये बताना चाहिए, क्लियर करना चाहिए कि जो बैठे हुए थे। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, जो शख्स बैठे थे, बहुत सारे लोगों ने पूछा
मैं थोड़ा सा बंदिश में था, बंधा हुआ था। मैंने उनको बहुत मुश्किल से तैयार किया था यहाँ तक लाने के लिए, क्योंकि मैं आप तक वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ और वो सीधे सीधे उससे जुड़े हुए हैं, तो मैं उनका राज भी नहीं खोल सकता था, उनका सच भी नहीं बता सकता था। लेकिन वो उसी दुनिया से थे जिस दुनिया के बारे में आप जानते हैं, जिस दुनिया की कल हम बातें कर रहे थे। तो उनकी आइडेंटिटी भी छुपाना, और ये भी सच है कि पूरा आइडेंटिटी अगर उनका ना छुपाते तो उन्हीं के अपने लोग ही उनके दुश्मन होते, फिर कानून तो खैर दुश्मन होता ही। और कई बार हमें इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती है सिर्फ आप लोगों तक सच पहुंचाने के लिए, क्योंकि मेरा एक मानना है कि वो खुद कल, मैंने उनसे शुरुआत में ही कहा था कि आप ये बार बार अपील करेंगे कि कोई इस तरह की सट्टा और ये ना करे। मैं सच बताऊं, मैंने अपने एक दो दोस्तों को देखा है बर्बाद होते हुए, मैं सट्टा लगाते हुए, बहुत अच्छे घर से, अच्छे बिजनेसमैन, लेकिन ऐसे मैच में सट्टा लगाने की लत पड़ी। और ये मैं सिर्फ डायलॉग बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। और उनमें से एक तो अब इस दुनिया में नहीं है, करीब 3 साल पहले उनकी डेथ हो गई, बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, लेकिन उस डेथ के पीछे भी यही सारी वजह भी थी। तो ये चीज़ें सिर्फ घर बर्बाद करती हैं, आपकी सुकून को छीनती हैं। और पैसा सब कुछ, मैं ये नहीं कहता हूँ पैसा कुछ नहीं है, पैसा है, बट इस तरीके से कमाए हुए पैसे का कोई मतलब नहीं होता। और मेरा अपना मानना है पर्सनली कि जो गलत तरीके से पैसे कमाते हैं वो इसी दुनिया में खर्च होता है, और वो भी आपके बहुत बुरे बुरे तरीके से खर्च होता है। तो क्या फ़ायदा ऐसे पैसे कमा कर जिसका हम सही यूज़ भी ना कर सकें और जो हमें बर्बादी की ही कगार पे ले जाए। तो इसलिए ऐसी चीज़ों से बचें। और मैंने माफ़ी आपसे इसलिए कि मैं आप लोगों को अपना मानता हूँ, तो कल कई ऐसे सवाल थे तो मुझे लगा कि नहीं, ये क्लियर करना चाहिए। कभी मैं ज़िंदगी में कम से कम आप लोगों के साथ ऐसा नहीं करूँगा। जो सच होगा वही लेकर आऊँगा, जो सच बंदा होगा उसी को बैठाऊँगा, और जो सच बातें होंगी वही सुनाऊँगा। और जो मुझे नहीं मालूम, मैं साफ माफ़ी मांगूँगा कि इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ और बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता हो सकती हैं। तो उम्मीद है, और मुझे कोई ऐसी शिकवा शिकायत नहीं है। फेवरेट एक्टर बता दीजिए। अच्छा, मेरा फेवरेट एक्टर पूछ रहे हैं, गोविंदा शुरू से। फेवरेट एक्टर जो है मेरे शुरू से जो है वो गोविंदा है। और मैंने लाइफ में एक ही फ़ोटो खिंचाई है और वो गोविंदा के साथ ही खिंचाई थी। और जब वो छोटे मियाँ बड़े मियाँ फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो दिल्ली में मैं इंटरव्यू करने गया था, और तब मैं मिला था और मैंने फिर स्पेशली फ़ोटो खिंचाई थी। और ऑल टाइम जो मेरी फेवरेट हीरोइन है वो श्रीदेवी थी, और वो सिर्फ फिल्म चालबाज की वजह से। सॉन्ग की भी आ रही है, आपका फेवरेट सॉन्ग और मूवी? अच्छा, फेवरेट मूवी और फेवरेट सॉन्ग। मेरी फेवरेट मूवी जो आप सभी की होगी वो मेरी भी है, शोले। मुझे नहीं मालूम मैंने कितने 100 बार देखी है। और फेवरेट सॉन्ग एक मोहम्मद रफ़ी का सॉन्ग है जो आज से नहीं, मैं सालों से, मतलब उसने कभी जगह अपनी बदली नहीं है। वो एक गाना है कि जब भी ये दिल उदास होता है जाने कौन आस पास होता है। तो ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग है। इसमें अच्छी लाइनें हैं तो मुझे अच्छी लगती है। सर एक सवाल है। सर, हाँ। इंडियन क्राइम का एक सवाल आ रहा है। हाँ। रीजन ऑफ दिव्यावती डेथ इज टू प्रिवेंट द डिस्क्लोजर ऑफ द रिलेशन बिटवीन दिव्यावाला एंड दाऊद इब्राहिम, बॉम्बे बम ब्लास्ट। इंडियन पुलिस क्राइम तक नमस्कार आपको। उनका सवाल है, आखिरी सवाल है, इसके बाद चूँकि वक्त भी हो गया। इनका ये कहना है कि ये शायद जो रिलेशनशिप है साजिद अडियाडवाले और नरवल के, उसको सामने ना आए, फास्ट ना हो, उसकी वजह से ये कत्ल हुआ। ये सारी पहलुओं पे मामले की जांच हुई थी। मैंने आपको जैसे कि शुरू में बताया, इस्टेब्लिश कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये सारे तथ्य सामने आए थे, सारे इन चीज़ों पे पहलुओं पे जांच हुई थी। लेकिन ये कि साजिद नडियाडवाला दिव्या भारती से अपनी शादी छुपा रहे थे, ये फिर गलत हो गया, क्योंकि उनमें सर्किल में ही बहुत सारे लोगों को पता थी कि ये शादी हुई है। और उसमें कई लोग थे, जैसे गोविंदा भी उसमें शामिल थे, जिन्हें पता थी कि ये शादी हुई है। और शोला और शबनम फिल्म रिलीज़ होने के बाद ये इनको मतलब उसके बाद का कुछ वक्त था कि जब करेंगे, फिर कुछ और फिल्में आ गई, तो इस वजह से नहीं हुआ। लेकिन इस पर कई वही है कि सवाल बहुत सारे हैं और शक करते रहना चाहिए, लेकिन उन शक का कोई फ़ायदा नहीं जो जिसका हम कोई कंक्रीट हल ना बता सकें या हम उस नतीजे तक ना पहुंच सकें। हालांकि 1998 से केस क्लोज है, एक्सीडेंटल डेथ बताया गया है और आज तक तो कोई नया सुराग मिला नहीं, सबूत मिला नहीं। बट क्या पता अगर इसमें कुछ गलत है और कल को सामने आ जाए तो फिर नए सिरे से हो सकता है कि जांच हो। तो कल आपसे 9 बजे मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। अपनी राय, अपनी शिकायतें, अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। और आप लोग, हाँ, एक बार फिर शुक्रिया। बहुत तेज़ी से क्राइम तक का परिवार आप लोग बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे ने मुझे मेल किया था, मुझे देखते ही देखते ये पिछले 3-4 दिनों में ही करीब शायद 15,000 के करीब जो परिवार के नए सदस्य हैं वो जुड़ चुके हैं और 55,000 पार कर चुका है। तो मुझे लगता है कि बस ये स्पीड बनी रहे और इसी तरह परिवार फलता फूलता रहे। तो अच्छे रहिए और कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है वो भी एंजॉय कीजिए। और उस मैच के बीच में फिर 9 बजे आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू।